नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कर्नल रंजीत का लिखा उपन्यास भयंकर मूर्ति। अब तक आपने सुना कि मेजर बलवंत और सोनिया एक म्यूजियम में हुए मर्डर की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। अलग अलग तरह के लोगों पे उनका शक जा रहा है। अब जाकर सोनिया को एक क्लू मिला है जो वो मेजर को बताने वाली है। कैसे बताती है, क्या बताती है, सुनिए इस एपिसोड को जिसका शीर्षक है एक विचित्र कहानी। सोनिया ने खाना समाप्त करते ही सिरदर्द का बहाना किया और अपने कमरे में चली आई। मेजर ने लाला केदारनाथ के प्रश्नों का उत्तर जल्दी से दिया और कहा, मेरा सिर भी आज जरा भारी है। और वो भी उठ खड़ा हुआ। चाचा और चाची को नमस्ते की, रीटा और रूबी के सिर पर हाथ फेरा और दरवाजे की ओर बढ़ा। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। सोनिया सोने गए वस्त्र पहन चुकी थी। फिर मेजर भी प्लाईवुड के पार्टीशन के पीछे कपड़े बदलकर तुरंत वापस आ गया। सोनिया पलंग पर लिहाफ ओढ़े बैठी थी। मेजर भी लिहाफ का दूसरा सिरा ओढ़कर बैठ गया और सोनिया से बोला, अब अपनी कहानी सुनाओ। सोनिया ने कहानी सुनानी शुरू की। लक्ष्मी एक साफ वो औरत है, उसकी भाषा भी लच्छेदार है। मैं उसके कमरे में उससे मिली। उस समय वो अपने स्वेटर का उधड़ा हुआ हिस्सा बुन रही थी। उसने मुझे बैठने के लिए मोड़ा दिया और मुझसे मेरे आने का कारण पूछा। मैंने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया, केवल इतना कहा कि इस घर में ठहरना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं उकताकर उसके पास चली आई थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं रजनी के पास क्यों नहीं गई, तो मैंने जवाब दिया कि मुझे फैशनेबल और नए जमाने की लड़कियां अच्छी नहीं लगती। आपको याद होगा कि आज मैं सादी सी धोती पहनकर गई थी। मेरी ये बात उसे बहुत पसंद आई और वो मुझसे घुल मिल कर बातें करने लगी। उसने बताया कि कामिनी बीवी भी रजनी के पास बिल्कुल नहीं बैठती थी। इसके बाद उसने कामिनी के गुण गाने शुरू कर दिए। मैंने इस अवसर को गनीमत जाना और उसे रोहिणी का चित्र दिखाया। उस चित्र को देखते ही उसके मुंह से निकला, कामिनी बीवी? वो मेरे पास कामिनी का चित्र देखकर बहुत हैरान हुई। पूछने लगी कि ये फोटो मेरे हाथ कैसे लग गया। मैंने उसे बताया कि कामिनी मेरी सहेली थी। बंबई में हम दोनों एक ही जगह काम करती थी। बस फिर क्या था, लक्ष्मी बिल्कुल बिछ गई। उसने एक ही सांस में कामिनी के बारे में 20 सवाल पूछ डाले। मैंने उसके सवालों का मुनासिब जवाब देने की कोशिश की। मैंने देखा कि उसकी आंखें भीग गई थी। ऐसा लगा कि कामिनी से उसे गहरा लगाव था। वो उठी और ट्रंक में से एक थैला निकाल लाई। उसने मुझे कामिनी के कई चित्र दिखाए जो स्वयं कामिनी ने उसे दिए थे। उसके पास कामिनी की कई चिट्ठियां भी थी। वो कामिनी के चित्र दिखा रही थी और साथ ही साथ बचपन से लेकर अब तक की उसकी सारी बातें सुनाती जा रही थी। सोनिया सांस लेने के लिए रुकी। फिर वो अपने बालों को संवारते हुए बोली, लक्ष्मी की जुबान से कामिनी के बारे में जो बातें मुझे मालूम हुई उनका सारांश ये है कि कामिनी एक सीधी सादी लड़की है। न जाने क्यों हमेशा उदास रहती है। वो प्रोफेसर मोराबियो के मरने के बाद अधिक उदास रहने लगी थी। लक्ष्मी ने मुझे इसका कारण भी बताया जो बहुत ही विचित्र और दुखद था। प्रोफेसर मोराबियो कामिनी का पिता था, दीवान सुरेंद्रनाथ ने। अरे ये तो बिल्कुल नई बात है, भरोसा नहीं होता, मेजर ने कहा। आप जरा सुनते जाइए। कामिनी लक्ष्मी से कोई बात नहीं छुपाती थी। वो लक्ष्मी को अपना राजदार बना चुकी थी। कामिनी ने ही लक्ष्मी को बताया था कि वो प्रोफेसर मोराबियो की बेटी है। यही कारण है कि रजनी की सूरत कामिनी से बहुत मिलती है। कामिनी को एक गहरा दुख था, इसलिए उसने लक्ष्मी को अपना राजदार बना लिया ताकि कभी कभी अपना मन हल्का कर सके। वो मौका पाकर लक्ष्मी के पास आ बैठती थी और लक्ष्मी उससे बड़ी बहन की तरह प्यार करने लगी थी। एक दिन उसने लक्ष्मी को अपने जन्म का किस्सा सुनाया। कामिनी को अपने जन्म का किस्सा प्रोफेसर मोराबियो की जबानी पर मालूम हुआ था और प्रोफेसर मोराबियो ने मृत्युशैया पर इस भेद का रहस्योद्घाटन किया कि कामिनी उसकी बेटी थी। उसने उसे एकांत में बुलाया और जो भेद एक समय से अपने दिल में छिपाए हुए था उसे प्रकट कर दिया था। इस किस्से के अनुसार जब प्रोफेसर दारुसलाम में रहता था तो उसकी शादी हो चुकी थी। वहां उसकी साली भी यानी रजनी की मां की बहन भी उसके पास रहती थी। दीवान सुरेंद्रनाथ से उसकी गहरी मित्रता थी। प्रोफेसर की पत्नी चूंकि एक समझदार महिला थी, इसलिए उसने उचित समझा कि दीवान साहब को उससे शादी कर लेनी चाहिए। दीवान साहब यूं भी उस पर मुग्ध हो चुके थे।
शादी हो गई, लेकिन शादी के 15 दिन बाद एक खुदाई के दौरान दीवान साहब के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई कि वो सोनिया कुछ कहते कहते लजा गई। कहो कहो, रुक क्यों गई? मेजर ने कहा। उस दुर्घटना के बाद दीवान साहब की पौरुष शक्ति जाती रही। देखने में वो अच्छे भले पुरुष दिखाई देते थे, लेकिन उस दुर्घटना का उन पर मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। वे अपना दाम्पत्य संबंध भी कायम रखना चाहते थे और संतान के भी इच्छुक थे। प्रोफेसर मोराबियो को अपने मित्र का यह भेद अपनी पत्नी के जरिए मालूम हो चुका था। दीवान साहब को चूंकि अपने मित्र प्रोफेसर मोराबियो से प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने मित्र से प्रार्थना की कि वो उनको इस हीन भावना से मुक्ति दिलाएं और उनकी कामना पूरी करने का साधन बने। प्रोफेसर ने पहले तो हील हुज्जत की, लेकिन अंत में अपने मित्र की बात टाल नहीं सके। ओह, कितनी विचित्र कहानी है, मेजर ने कहा। यह मनुष्य के दुखमय जीवन की दुखमय कहानी है। जब रजनी और कामिनी की माताएं महामारी में मर गईं, तो दीवान साहब अपनी बेटी को लेकर भारत आ गए। उनका ख्याल था कि कामिनी को वो अपनी बेटी समझ सकेंगे, लेकिन यह सच बड़ा ही अप्रिय था कि कामिनी उनकी बेटी नहीं थी। उन्होंने जाहिरदारी तो बनाए रखी, लेकिन कामिनी से सगी बेटी की तरफ प्यार नहीं कर सके। जब आप किसी से विमुखता से पेश आते हैं तो उसके मन में भी विमुखता आ जाती है। कामिनी शुरू से ही उनसे खिंची खिंची रहती थी। खिंचाव में साल बर साल वृद्धि होती जा गई। जब प्रोफेसर मोराबियो दीवान साहब के यहां चले आए तो कामिनी और प्रोफेसर के खून ने जोर मारा। दीवान प्रोफेसर साहब कामिनी की ओर कुछ ऐसे अंदाज से देखते और उसे अपने कुछ ऐसे ढंग से बुलाते कि कामिनी अपने आप उनकी ओर खिंच जाती। वो दिन ब दिन उनके अधिक निकट होती चली गई। दीवान साहब बाप बेटी को जब भी एक साथ देखते तो उनके दिल पर छुरियां चलने लगती। कामिनी को भी पता चल गया कि दीवान साहब उसके पिता प्रोफेसर मोराबियो के साथ उसके बढ़ते हुए स्नेह को पसंद नहीं करते, और यही कारण था कि कामिनी ने कलकत्ता से छुट्टियों में आना बंद कर दिया। दीवान साहब से कामिनी की अनबन बढ़ती गई और दीवान साहब भी उससे दूर होते चले गए और उसे सताने की कोशिशें करते रहे। कामिनी के दिल में एक प्रकार की उद्दंडता और विद्रोह जन्म ले चुका था। वह दीवान साहब की इच्छा के सामने सिर नहीं झुकाएगी, और उधर दीवान साहब इस बात पर तुल गए थे कि वो कामिनी से अपनी हर बात मनवा कर रहेंगे। और जब प्रोफेसर साहब ने कामिनी को यह भेद बता दिया तो कामिनी की उद्दंडता और भी प्रखर हो उठी। दीवान साहब भी ताड़ गए कि कामिनी उनका भेद जान चुकी है। उनकी दबी हुई नफरत उग्र हो उठी और वे कामिनी को और अधिक परेशान करने लगे। उनको जब मालूम हुआ कि कामिनी किसी फिल्म में काम करने के लिए बंबई चली गई है तो उन्होंने धमकी दी कि वो अपने उस इरादे से बाज आया, नहीं तो उसे जायदाद से वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने 1.5 महीना पहले कामिनी को अपने पास बुलाया था। वो कुछ दिन यहां रही। दीवान साहब ने उसे 15 दिन की मोहलत दी। लक्ष्मी ने कामिनी को बहुत समझाया बुझाया कि वो जानबूझकर इतनी बड़ी दौलत को क्यों ठुकरा रही है, लेकिन कामिनी के दिल में एक गांठ पड़ चुकी थी। वो दीवान साहब का एक भी पैसा लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो उसे हराम का समझती थी। जो भी हो, लक्ष्मी के समझाने पर कामिनी कुछ नर्म पड़ गई और जाते जाते कह गई कि वो कुछ दिन बाद अपना फैसला बताएगी। जब कामिनी ने बंबई जाकर कोई जवाब नहीं भेजा तो दीवान साहब ने अपनी वसीयत को कानूनी रूप दे दिया, जिसमें कामिनी को अपनी जायदाद से बिल्कुल वंचित कर दिया। कामिनी बंबई जाकर गुम हो गई तो कौन जवाब देता? हो सकता है कि मन ही मन में वो जायदाद प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी हो। मुझे कामिनी का इस तरह गायब हो जाना भी एक गहरा रहस्य मालूम होता है, मेजर ने कहा था। उसकी जिंदगी कितनी दर्दनाक है। इन संसार में मनुष्य पर क्या कुछ बीत सकता है, ये सुन देखकर, ये सोचकर कलेजा मुंह को चलाता है। सोनिया ने कहा, मैंने जब लक्ष्मी को विदा कहा तो उसने मुझे बंबई से कामिनी के नाम आया हुआ एक पत्र दिया और बताया कि जिस दिन कामिनी यहां से गई थी उस दिन वो पत्र लक्ष्मी की मार्फत आया था। लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि मैं वो पत्र कामिनी को जाकर दे दूं। वो पत्र कहाँ है? लाओ, वो पत्र हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है, मेजर ने कहा। सोनिया उठी और अपने बैग में से वो चिट्ठी ले आई जो लक्ष्मी ने उसे दिया था और जो कामिनी के नाम का था। मेजर ने वो चिट्ठी खोली। वो चिट्ठी अंग्रेजी में थी। ऊपर ये पता लिखा हुआ था, 43A वार्डन रोड, बंबई। चिट्ठी कुछ यूं शुरू होती थी, रोहिणी डार्लिंग,
मेरा यह अनुभव विश्वास में बदल चुका है कि तुमसे मेरी संक्षिप्त सी भेंट ने गहरे रूप प्रेम का रूप धारण कर लिया है। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा एक एक क्षण सदियां बनकर गुजर रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा भी यही हाल होगा। दिल से दिल को राहत होती है। तुम्हें भी मुझसे बहुत लगाव है। ये बात मुझसे छिपी नहीं हुई। शीघ्र वापस आओ। मेरी आंखों को अब तुम्हारे सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम्हारा प्रदीप। मेजर ने उठकर वो चिट्ठी अपने कोट की जेब में रख लिया। फिर उसने पूछा, क्या तुम आज रजनी से भी मिली थी? जी हाँ, सोनिया बोली। दोपहर के खाने के बाद उससे मिली थी। वो कमरे में अकेली थी। रजनी के साथ भेंट में मुझे बड़ी बेतकल्लुफी से काम लेना पड़ा। कामिनी की बात छेड़ने में भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ी। रजनी ने मुझे कामिनी के विषय में बहुत अधिक बातें नहीं बताई। जो उसने अपनी राय दी वो संक्षेप में यह है कि कामिनी एक घमंडी लड़की है, स्वेच्छाचारी है। इसके अतिरिक्त उसे कोई भी एक आंख नहीं भाता। जो लड़की अपने पिता से घृणा करती है उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। कामिनी उससे बहुत कम मिलती थी। उसने कामिनी के निकट जाने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही। तो इसका मतलब यह हुआ कि रजनी को यह बात मालूम नहीं है कि कामिनी उसकी सगी बहन है। सोनिया ने कहा, हाँ। मेजर कामिनी के नाम प्रदीप का पत्र फिर देखने लगा। पत्र के भीतर प्रदीप ने कामिनी को रोहिणी लिखा था, लेकिन लिफाफे पर मिस कामिनी लिखा हुआ था। मेजर सोचने लगा कि कामिनी को सचमुच प्रदीप से प्रेम होगा, इसलिए तो उसने उसको अपना असली नाम बता दिया था। सोनिया ने जमाई लेकर मेजर से कहा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, जाओ जाकर सो रहो। बातों बातों में 12:30 बज चुके हैं। बाहर से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज आई। किसी ने दबे पांव चलते हुए टेलीफोन का चोंगा उठाया। 2 मिनट के बाद मेजर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेजर ने दरवाजा खोला। सामने लाला केदारनाथ वर्मा खड़े थे। लाला ने कहा, आपको इंस्पेक्टर धर्मवीर फोन पर बुला रहे हैं। मेजर उछलकर बिस्तर से नीचे कूदा और फोन की ओर लपका। हेलो इंस्पेक्टर साहब। दूसरी ओर से इंस्पेक्टर धर्मवीर की आवाज आई, जी हाँ, आप सो तो नहीं गए थे? अरे नहीं, क्यों, क्या बात है? डॉक्टर साहब पर किसी ने कातिलाना हमला करने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब पर? मैं कैसे मान लूं? ये बात तो मेरी आशा की बिल्कुल उल्टी हुई है। अच्छा ठहरिए, मैं अभी तैयार होकर आपके पास आता हूं। मेजर बलवंत को अपने सामने पाकर इंस्पेक्टर धर्मवीर ने संतोष की सांस ली। इंस्पेक्टर के पास ही डॉक्टर बैनर्जी खड़े थे। मेजर ने डॉक्टर से पूछा, आप पर किस चीज से हमला किया गया था? एक सुनहरी खंजर से। वो अपने ढंग का अनोखा खंजर है। उसकी मुट्ठी पर हीरे जड़े हुए हैं। कोई बहुत ही पुराना खंजर मालूम होता है, जिसकी आवताव अभी तक बाकी है। डॉक्टर की बजाय इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया। आप कितने बजे सो गए थे? मेजर ने डॉक्टर से पूछा। मुझे नींद नहीं आई थी, इसलिए तो आप मुझे इस समय जिंदा देख रहे हैं, डॉक्टर ने कहा। इस घर में जरूर कोई हत्यारा रहता है। आपने ठीक ही मुझे एहतियात बरतने के लिए कहा था। चलिए, आप मेरे सोने के कमरे में चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किस भयानक ढंग से मेरी हत्या करने की कोशिश की गई थी। वे सब डॉक्टर के सोने के कमरे में पहुंचे। डॉक्टर ने बिजली का बल्ब जला दिया। रोशनी हुई तो मेजर ने देखा कि डॉक्टर के पलंग के सिरहाने के तख्ते में एक सुनहरी खंजर गड़ा हुआ था, जिसकी मुट्ठी प्रकाश में चमक रही थी। वो 1 फुट लंबा और 2 धारी था। उसकी नोक पलंग की लकड़ी में धसी हुई थी। अगर वो खंजर किसी प्राणी को लगता तो आर पार हो जाता। मेजर ने उस खंजर की पोजीशन का अध्ययन किया। फिर उसने दरवाजे के लेकर पलंग तक के कोण का अनुमान लगाया। उसके बाद मेजर ने खंजर की ओर हाथ बढ़ाया तो धर्मवीर इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप अपना रुमाल इस्तेमाल कीजिए, वरना खंजर की हत्थी पर उंगलियों के निशान आपकी उंगलियों के निशानों के तले दब जाएंगे। नहीं, मेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमलावर को इतना अनाड़ी क्यों समझते हैं? इस खंजर की हत्थी पर उंगलियों के निशान बिल्कुल नहीं होंगे। जिस किसी ने इसका दस्ता पकड़कर इसे फेंका है वो कच्ची गोलियां नहीं खेला है। ये कहकर मेजर ने जोर लगाकर खंजर तख्ते में से निकाल लिया। वो उस खंजर को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके दस्ते पर हीरों के नीचे कुछ लिखा हुआ था। मेजर ने वो खंजर डॉक्टर की ओर बढ़ाकर पूछा, आप तो बहुत सी भाषाएं पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़कर बताइए कि इस पर क्या लिखा है। डॉक्टर ने अपने कांपते हुए हाथ में खंजर पकड़ लिया और अपनी आंखें सिकोड़कर उस पर लिखी हुई इबारत पढ़ने लगा। मबोतो लोगों का अमर सम्राट हिंग्रो। डॉक्टर ने एक ठंडी आह भरी। ओहो माय गॉड, अफ्रीका की प्राचीन आत्माएं मेरे पीछे पड़ गई हैं। यह खंजर किसी प्रोफेसर मोराबियो के खजाने में से मेरी हत्या करने के लिए चुराया गया है।
प्रोफेसर मोराबियो का खजाना? मेजर ने कहा। वो खजाना किस कमरे में है? मेरी पत्नी के कमरे के भीतर एक छोटा सा कमरा है जिसमें प्रोफेसर मोराबियो का सामान बंद है। क्या आपकी पत्नी को मालूम था कि उसके पिता के खजाने में खंजर भी है? जी हाँ, हम दोनों ने प्रोफेसर मोराबियो के सामान की सूची तैयार की थी। ऐसे 2 खंजर थे, ये एक आप देख रहे हैं, दूसरा उनके सामान में होगा। मेजर ने पूछा, आपकी पत्नी और आपके अलावा भी किसी को इन खंजरों के बारे में मालूम था? नहीं, लेकिन उस कमरे में कोई भी जा सकता है क्योंकि उस कमरे का दरवाजा तो बंद रहता है, लेकिन उस पर कोई ताला वाला नहीं लगाया जाता। अच्छा डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि इधर हाल में प्रोफेसर मोराबियो के कमरे में कौन गया था? डॉक्टर ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो दीवान साहब की हत्या का रहस्य कभी नहीं खुलेगा। डॉक्टर बैनर्जी ने कुछ सोचते हुए कहा, परसों मैंने राजेश को प्रोफेसर साहब की डायरी लाने के लिए उस कमरे में भेजा था, लेकिन राजेश मुझ पर ऐसा हमला। अरे नहीं, हम राजेश पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि उसने आप पर हमला किया। इसके बाद मेजर ने कुछ सोचते हुए कहा, डॉक्टर साहब, क्या आप जानते हैं कि राजेश आपकी पत्नी के बहुत निकट है? डॉक्टर की भवें तन गई और उसके नथुने फैल गए। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपनी पत्नी के बारे में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसी पत्नी किसी भागी कप्तान को ही मिला करती है। उसके माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें प्रकट हो चुकी थी। ठीक उसी समय रजनी ने डॉक्टर के सोने के कमरे में प्रवेश किया। उसने नीले रंग का फूलदार नाइट सूट पहन रखा था। उसका यौवन उन वस्त्रों से छलका पड़ता था और आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। आप रात के 1:30 बजे यहां क्या कर रहे हैं? रजनी ने पूछा। मेजर ने कहा, आपके पति पर किसी ने हमला किया है। इन पर हमला किया? इम्पॉसिबल। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो इन पर हमला करने का साहस कर सकता है? अगर हमें यह मालूम होता तो हम अब तक उसे उसके घातक हथियारों समेत गिरफ्तार कर चुके होते। रजनी ने कहा, घातक हथियार? मेजर ने खंजर रजनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, जी हाँ, इस खंजर से इन पर वार किया गया है। हम जब यहां पहुंचे तो यह खंजर इनके पलंग के तख्ते में गड़ा हुआ था। यह खंजर तो मेरे पिताजी का है, यहां कैसे आ गया? इन पर कब किसने हमला किया और कैसे हुआ? अब यह किस्सा डॉक्टर साहब खुद सुनाएंगे। हमने भी यह किस्सा अब तक इनसे नहीं सुना है। डॉक्टर ने कहा, किस्सा ज्यादा लंबा नहीं है। मैं आपकी हिदायत के मुताबिक अपने सोने के कमरे में आ गया। रात का खाना मैंने यहीं मंगवा कर खाया। मैंने सोने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैंने दरवाजा भीतर से बंद करना जरूरी नहीं समझा। मैंने इस ख्याल से भी बिजली का बल्ब बुझा दिया कि शायद अंधेरा होने पर मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। मैं बिस्तर पर आंखें खोले लेटा रहा और सोचता रहा। जब मैंने घड़ी के चमकदार डायल की ओर देखा तो घड़ी में 11:15 बज रहे थे। मैं देर तक ऊँघता रहा। इस प्रकार आधा घंटा गुजर गया। मुझे रह रहकर दीवान साहब का ख्याल आता रहा। लगभग 12:15 बजे मुझे लगा कि मैं दबे दबे कदमों की आहट सुन रहा हूं। कोई सचमुच सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैं सोचने लगा कि इतनी रात गई ये कौन हो सकता है। एकाएक कदमों की चाप मेरे दरवाजे पर आकर रुक गई। मैंने अपना सांस रोक लिया। क्षण भर के लिए भाई ने मुझे पंगु कर दिया, लेकिन मैं जल्दी ही संभल गया। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने तुरंत अपने लिहाफ को इस प्रकार समेट लिया जैसे सचमुच कोई उसके भीतर सो रहा हो। ये काम कर चुकने के बाद मैं एक कोने में जा खड़ा हुआ ताकि अगर कोई हमलावर भीतर आए तो उस पर झपट पड़ूं। मेरे कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला। मैं चीखना चाहता था, लेकिन भय से मेरा गला रुंध गया। किसी ने टॉर्च की रोशनी पलंग पर फेंकी। आने वाला भीतर नहीं आया। फिर मैंने एक चमकती हुई चीज देखी। उसके बाद लकड़ी से किसी चीज की टकराने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद कोई दबे पांव बड़ी तेजी से वापस जा रहा था। डर के मेरे पांव जमकर रह गए थे। कुछ मिनटों तक मैं कोने में दुबका रहा। फिर मैंने अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और बिजली का बल्ब जला दिया। मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई जब मैंने इस खंजर को अपने पलंग के तख्ते में घुसा देखा। मैं तुरंत समझ गया कि किसी ने मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। जब मेरे होश कुछ ठिकाने आए तो मैं यहां से निकलकर नीचे पहुंच गया और इस घटना की सूचना इंस्पेक्टर साहब को दी, जो संयोग से जाग रहे थे। रजनी अपने पति की ओर चिंतित नजरों से देख रही थी। वो बोली, इनके सोने के कमरे के पीछे ही मेरा सोने का कमरा है।
संयोग से मैं भी आज आधी रात तक सो नहीं सकी थी। थोड़ी देर पहले मैंने इनके कमरे में लकड़ी से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं ये समझकर चुप रही कि सोते समय इनका सिर पलंग के तख्ते से टकरा गया होगा। न जाने इस घर में क्या हो रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब इस घर में कौन रह सकता है जिसकी छत के नीचे हत्यारा दंदनाता फिर रहा है। आप सिर्फ जल्दी से जल्दी कातिल का पता लगाइए, वरना इस घर में रहना हम सबके लिए दूभर हो जाएगा। रजनी बोली और अपने कमरे में चली गई। क्या इस खंजर की कोई म्यान भी थी? मेजर ने पूछा। हाँ, चमड़े की म्यान थी, डॉक्टर ने उत्तर दिया। उस म्यान को ढूंढना पड़ेगा, मेजर ने कहा। हमलावर खंजर की म्यान साथ ले गया होगा या म्यान कहीं छिपाकर नंगा खंजर अपने साथ लाया होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। कल सुबह आपको पहला काम यही करना होगा। उसके बाद प्रोफेसर मोराबियो के खजाने में दूसरा खंजर तलाश करना होगा, और मैं समझता हूं कि इसके साथ का दूसरा खंजर भी गायब है, मेजर ने कहा। क्यों, कल सुबह आप नहीं आएंगे? इंस्पेक्टर ने पूछा। अरे नहीं, मुझे हवाई जहाज से एक जरूरी काम के लिए बंबई जाना है। आप कब लौटेंगे? अगर मेरा काम जाते ही हो गया तो मैं कल शाम को ही वापस आ जाऊंगा, वरना परसों दोपहर से पहले तो जरूर ही यहां पहुंच जाऊंगा, मेजर ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। उस दरवाजे के पास दाहिनी ओर की खिड़की के सामने एक काला बोर्ड टंगा था। मेजर ने वो बोर्ड पहले भी देखा था, लेकिन आज न जाने क्यों उसे बड़े गौर से देखने लगा। डॉक्टर भी कनखियों से उस बोर्ड की ओर देखने लगा। फिर बोला, ये बोर्ड में ज्योमेट्री की कुछ शक्लें बनाने के लिए इस्तेमाल किया करता हूं। इस पर यहां तैयार होने वाली मूर्तियों के रेखा चित्र भी बनाया करता हूं। मेरे ख्याल से ये बोर्ड बेकार हो चुका है। इसमें छोटे छोटे तिकोने गड्ढे पड़े हुए हैं, जैसे कोई चाकू की नोक से इस बोर्ड को छीलता रहा हो, मेजर ने कहा। अरे नहीं, ये बोर्ड ऐसा ही है। ये तिकोने निशान स्वयं मैंने बनाए हैं। इनसे विभिन्न कोणों का काम लिया जाता है। अब मेजर साहब जब बंबई जाएंगे तो कौन से राज की बात लेकर के आएंगे? अगर वो, जब चूंकि वो जासूसी उपन्यास है, तो आप समझिए जब मेजर वहां नहीं होंगे दिल्ली में, म्यूजियम के आसपास और डॉक्टर बनर्जी और राजेश और रजनी ये मिलकर क्या गुल खिलाएंगे, या यहाँ पे क्या घटना हो सकती है, हम आपको सुनाएंगे अगले एपिसोड में। सुन रहे हैं आप भयंकर मूर्ति उपन्यास मेजर रंजीत का, कर्नल रंजीत का, और आवाज आप सुन रहे हैं मंजीत ठाकुर की। चैनल के सगाने। नमस्कार।